इवन आज की क्लास में पढ़ने वाले क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जैसे कि हमने अभी तक सेल वॉल के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये ग्रीन रंग के जो होते हैं, ग्रीन कलर के एक पिगमेंट होते हैं, मतलब कि लवक होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें हरे रंग का जो पिगमेंट होता है, इनमें हरे रंग का पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल इसमें दिखाई देता है। जैसे पत्तियां हरी होती हैं, अगर हम पत्तियों की बात करें तो ये हरी क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। तो मतलब ये हरे रंग के पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो ये प्लांट जो होते हैं हरे भाग खास करके पत्तियों में पाए जाते हैं। और इस क्लास की अगर हम बात करें तो ये वर्गों के जो विभिन्न वर्गों के जो प्लांट होते हैं उनकी सेल में क्लोरोप्लास्ट की रचना, उसकी आकृति, आकार जो होता है हर एक प्लांट में अलग अलग होता है। हायर प्लांट्स की बात करें जैसे कि मॉस, फर्न या शेड युक्त प्लांट की बात करें हम, जैसे कि शेडेड प्लांट, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है लगभग समान होता है, मतलब कि चपटे, गोल या अंडाकार हो सकता है। किंतु अगर हम एल्गी की बात करें, अगर हम कुछ एल्गी को देखें जैसे कि यूलोथ्रिक्स, इसके अलावा यूलोथ्रिक्स में क्या होगा, प्यालेनुमा होता है ये। क्लेमाइडोमोनास की अगर हम बात करें, क्लेमाइडोमोनास की, तो उसमें सर्पिलाकार दिखाई देगा। स्पायरोगायरा की बात करें तो उसमें तारे के आकार का दिखाई देगा। तो अलग अलग एल्गी में इसका आकार जो होता है अलग अलग होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो सभी में इसका आकार जो होगा वो अलग अलग होगा। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे कि पत्तियां हरी होती है, हरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। और क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण कर पाती है और प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो आज की क्लास में हम वही देखने वाले कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये हमारे सामने एक डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, ये किसका है, क्लोरोप्लास्ट है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें लाइपोप्रोटीन की बनी दो इकाई झिल्ली दिखाई देंगी। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दो झिल्ली दिखाई दे रही है, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी जो है इनर मेम्ब्रेन, ठीक। एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। तो दो प्रकार की झिल्लियों के द्वारा ये बना हुआ होता है। ये दो झिल्ली जो होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, इसे आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये झिल्लियाँ जो होती है चिकनी और सेलेक्टेड, मतलब कि चयनात्मक रूप में पारगम्य होती है। और दोनों झिल्लियों के बीच में जो होता है इंटरसेलुलर, इसमें मतलब कि अंतर कोशिकीय अवकाश इसमें हमें दिखाई देता है। इन झिल्लियों के अंदर अगर हम बात करें तो इन झिल्लियों के अंदर दो प्रकार के सिस्टम हमें दिखाई देता है, एक स्ट्रोमा मतलब कि मैट्रिक्स, और दूसरा सिस्टम जो होता है वो ग्रेनम। तो दो प्रकार के सिस्टम हमें इसमें दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स मतलब कि स्ट्रोमा की। मैट्रिक्स जो होता है, स्ट्रोमा जो होता है, झिल्ली के अंदर एक जलीय प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसे हम मैट्रिक्स से स्ट्रोमा बोलते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 50% जो होता है प्रोटीन्स, इसके अलावा 70s राइबोसोम, इसके अलावा डीएनए देखा गया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें स्टार्च कण जो होते हैं बिखरे हुए दिखाई देते हैं हमें। प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है वो इसी भाग में होती है। फोटोसिंथेसिस में जितनी भी डार्क रिएक्शन होगी वो इसी भाग में होगी, और इसी क्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट होते हैं और खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में प्रयोग होने वाले एंजाइम इसी पार्ट में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे भाग की, ग्रेना। दूसरा जो भाग है वो कहलाता है ग्रेना। अगर हम ग्रेना की बात कर रहे हैं तो ग्रेना जो होता है, ये जो सिस्टम होता है मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है और कई झिल्लियों से मिलकर बना होता है, जिसे हम पटलिकाएं या थैलेकॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। थैलेकॉइड या पटलिकाएं भी हम इसे बोलते हैं। तो ये थैलेकॉइड जो होते हैं, एक के ऊपर एक सिक्के, जैसे हमने देखे एक एक के कॉइन के सिक्के होते हैं ना, अगर हम उसे एक के ऊपर एक जमा दें तो कुछ अजीब सा एक शेप बन जाता है, एक अलग ही आकृति हमें दिखाई देती है। तो थैलेकॉइड भी जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान संरचना होती है,
और इस प्रकार बने ढेर को हम क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलते हैं। ये जो ढेर के समान सिक्कों की संरचना के समान संरचना में जो दिखाई दे रही है, क्या कहलाती है, ग्रेनम कहलाती है। अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो एक क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम 40 से 60 तक ग्रेना हो सकते हैं। पास पास के 2 ग्रेना मिलकर एक झिल्ली के द्वारा जुड़े रहेंगे, जिसे हम लेमिली बोलते हैं। ठीक है, एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन के द्वारा ही जुड़े होते हैं दोनों, तो इसे हम लेमिली या क्या बोलेंगे, लेमिली या स्ट्रोमा, लेमिली या थ्रेड्स कहेंगे। ठीक है, तो थैलेकॉइड की झिल्लियों पर बहुत से छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम कॉन्टोसोम भी कहते हैं। और प्रत्येक कॉन्टोसोम की अगर हम बात करें तो उसमें 280 क्लोरोफिल के अणु इसमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी संरचना हमें यहाँ पे दिखाई देती है। हम इसे इस आकृति की सहायता से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें 2 प्रकार की झिल्ली हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले 2 प्रकार की झिल्ली में एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन किसकी बनी होंगी, तो लाइपोप्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई होती है। और इसके अंदर जो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है, एक स्ट्रोमा या जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, और दूसरा ग्रेन। तो स्ट्रोमा जो होता है इसमें तरल पदार्थ के रूप में दिखाई देता है हमें। इसमें जो है हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इसमें 17 इस प्रकार के राइबोसोम, वसाकण, मंडकण, घुलित प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर दिखाई देती हैं। दूसरा भाग जो होता है वो कहलाता है ग्रेना। तो ग्रेना जो होता है मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाला एक सिस्टम होता है, और इसमें कई झिल्लियों से मिलकर ही बना होता है, जिसे हम पटलिकाएं या थैलेकॉइड भी कहते हैं। तो थैलेकॉइड नाम जो है सबसे पहले मेनके ने इन्हें थैलेकॉइड नाम दिया था। और थैलेकॉइड जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्था हमें दिखाई देती है, और इस प्रकार बने एक ढेर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहेंगे। ओके, तो ये जब हम सिक्के जमाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो एक संरचना हमें दिखाई देती है, वही संरचना क्या कहलाएगी, ग्रेनम कहलाएगी। अगर एक क्लोरोप्लास्ट में हम बात करें तो एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना हो सकते हैं, और पास पास के 2 ग्रेना एक दूसरे से झिल्लियों के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम लेमेली कहते हैं। तो वैसे भी हमने BSc फिफ्थ सेम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी रासायनिक संरचना देखें तो रासायनिक संरचना जो होती है उसके अनुसार अगर हम देखें तो सूक्ष्म भार के विश्लेषण के आधार पर क्लोरोप्लास्ट में जो होता है 35 से 55% प्रोटीन, 25 से 35% लिपिड, 5 से 10% क्लोरोफिल, 1 से 4% कैरोटिनॉइड, 2 से 3% RNA और DNA। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन E, K, कार्बोहाइड्रेट और कुछ धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, है ना। तो ये सारे परमाणु इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा शैवाल, अगर हम बात कर रहे हैं एल्गी या कुछ अदर प्लांट की, तो जैसे एंथोसिरोस की सेल में जो क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन की बनी एक संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पायरिनॉइड कहते हैं, और इसके चारों ओर जो होता है स्टार्च का संग्रह होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट में 5 प्रकार के क्लोरोफिल, जैसे कि क्लोरोफिल A, B, C, D, E। अगर हम क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने प्रकार के क्लोरोफिल दिखाई देंगे, 5 प्रकार के, A, B, C, D और E। 5 प्रकार के क्लोरोफिल हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, इसके अलावा कुल क्लोरोफिल का 75% जो होता है क्लोरोफिल A में, 25% जो होता है क्लोरोफिल B में होता है, और दोनों की संरचना में काफ़ी समानता होती है। तो क्लोरोफिल B में मिथाइल समूह के जगह पर एल्डिहाइड मतलब कि CHO ग्रुप हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ इसकी रासायनिक संरचना थी। इसके अलावा इसके कार्य की बात करें हम तो इसका सबसे मेन कार्य तो आप लोग भी जानते हो कि इसका मेन कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही क्या होता है, ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, और उसी के द्वारा क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के कार्य में अगर हम देखें तो प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके कार्य में सबसे पहला जो है क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है सबसे मेन लवक होता है। इसके अंदर
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसे दो चरणों में बांटा गया है, एक तो लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है और इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का यूज़ होता है और एटीपी और NADPH का निर्माण इसमें देखा गया है और ऑक्सीजन फ्री होती है। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में दिखाई देता है, मतलब कि स्ट्रोमा में, और ये जो होता है ATP और NADPH की सहायता से CO2 के अपचयन से शर्करा का निर्माण कर लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अलावा और भी क्लोरोप्लास्ट के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि वसा का निर्माण करना, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना, ये भी इसके कुछ कार्य देखे गए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अवर्णीय लवक, मतलब जिनमें कोई रंग नहीं दिखाई देता, वो अवर्णीय कहलाएंगे। तो अवर्णीय लवकों का कार्य जो होता है भोज्य पदार्थों का संचय करना होता है और ये संचित भोज्य पदार्थ जो होते हैं बीज अंकुरण के समय हमें काम आते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जो जीन होते हैं डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन को हम प्लास्टिड म्यूटेशन भी कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले जीन आनुवांशिक सूचनाओं को एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाते हैं, इसे कोशिका द्रव्य वंशागति भी कहते हैं, जैसा मिराबिलिस में होता है ना। तो इसके अलावा और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम और डीएनए भी हमने देखे हैं, जिसमें जो होता है इसमें संरचनात्मक प्रोटीन और राइबोसोमल प्रोटीन का ये सिंथेसिस, मतलब कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये कुछ इसके कार्य थे क्लोरोप्लास्ट के, जो BSc फिफ्थ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बना के आपको उससे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप बताओगे क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके दो भाग बताने हैं, मैट्रिक्स और ग्रेना। उसके बाद आपको उसका रासायनिक संरचना बतानी है और उसके बाद उसके कार्यों के बारे में बताना है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।